दिस इज आइडियल स्टेट विच इज़ नेवर अचीव्ड इन रियलिटी। जो भी हमने जो वो कंडीशन पढ़ी है कि लोड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग और सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई होता है। ये एक आइडियल जो है वो स्टेट है, आइडियल कंडीशन है। रियलिटी में ये कंडीशन अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली फील्ड के अंदर जो है वो लोड की एसेंट्रिसिटी को अवॉइड करना है, जो है वो या ये कह लें कि लोड को डायरेक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो कुछ किसी वजह से लोड जो है वो फॉर एग्जांपल कॉलम के ऊपर बीम जो है वो डायरेक्टली सेंटर के ऊपर प्लेस नहीं हुआ, या हम जो कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं वो कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली सेंट्रॉइड के साथ हमने जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर प्रोवाइड नहीं किया, थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो एसेंट्रिसिटी आ गया। इस केस में जो बेंडिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है कॉलम्स के अंदर। जिस तरह यहाँ पे आप जो है वो फिगर में दे सकते हैं, कॉलम के ऊपर जो है वो कॉलम के ऊपर एक्सियल लोड डायरेक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग लेक्चर लेने आए हैं या म्यूजिक सुनने आए हैं? इस एसेंट्रिसिटी का जो रिजल्ट होगा, ये लोड अगर सेंट्रॉइड से किसी डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस को हम बेसिकली एसेंट्रिसिटी जो है वो कहते हैं। एसेंट्रिसिटी से लोड अप्लाई हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बेंडिंग होगा, उसके अंदर बेंडिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। इस बेंडिंग को हम सेकेंडरी, इसका जो फैक्ट है उसको सेकेंडरी कंसिडर करते हैं। प्राइमरी कंसर्न हमारा जो है वो एक्सियल लोड्स के साथ होगा। जो सेकेंडरी इफेक्ट है बेंडिंग का इस एसेंट्रिसिटी की वजह से, उसको जो डिज़ाइन इक्वेशंस हैं ये स्पेसिफिकेशंस के अंदर जिनको हम यूज़ करेंगे कंप्रेशन मेंबर के डिज़ाइन के लिए, वो उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेती हैं। ठीक है, बेंडिंग का सेकेंडरी इफेक्ट है उसको ऑटोमेटिकली ये इक्वेशंस कंसिडर कर रहे होंगे। हम देखेंगे हमने जो यूलर फार्मूला जो है वो स्टडी किया है उसको हम थोड़ी मॉडिफिकेशन करके फिर हम डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली वो जो मॉडिफिकेशन है उसके अंदर ये इफेक्ट जो है वो अकाउंट फॉर कर लिया जाता है। The most common type of compression member occurring in buildings and bridges is the column. कॉलम एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर है जो कि एक वर्टिकल मेंबर है जो जिसका फंक्शन वर्टिकल लोड्स को सपोर्ट करना है। ये लोड वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होते हैं बीम्स से या कॉलम से, बीम से या स्लैब से। वो कॉलम उस लोड को जो वो सपोर्ट करते हैं और उस लोड को ट्रांसफ़र करते हैं फाउंडेशन के ऊपर। In many instances, these members are also subjected to bending, and in these cases, the member is known as beam column. ओके, कुछ केसेस में जो कॉलम्स के ऊपर एक्सियल लोड के अलावा बेंडिंग मोमेंट भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल बीम के साथ अगर रिजिड कनेक्शन है, फिक्स्ड कनेक्शन है कॉलम का, तो जो बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट होगी वो कॉलम के अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो कॉलम जो है वो एक्सियल लोड के अलावा बेंडिंग मोमेंट के इन्फ्लुएंस में होगा, बेंडिंग मोमेंट भी कॉलम के ऊपर अप्लाई हो रही है। इस तरह के कॉलम्स को हम बीम कॉलम कहते हैं। बीम कॉलम का डिज़ाइन हम सेपरेटली जो वो स्टडी करेंगे।
जो कॉलम है प्योरली एक्सियल कंप्रेशन के अंडर, उसका डिज़ाइन जो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। Among the other types are the top chords of trusses and various bracing members. जो अदर टाइप्स हैं कंप्रेशन मेंबर्स की, उनमें जो ट्रसेस के कुछ एलिमेंट्स आपको पता है कंप्रेशन फोर्सेस होती हैं और कुछ में टेंसाइल फोर्सेस होती हैं। तो जो कंप्रेसिव फोर्सेस के अंडर जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो टॉप कॉर्ड है, जो टॉप मेंबर होता है ट्रस का, टॉप और बॉटम जो मेंबर्स हैं, जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं ट्रस के, उनको हम कॉर्ड्स कहते हैं। तो जो टॉप मेंबर्स हैं, टॉप कॉर्ड्स हैं, उनमें कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं, तो वो एज ए कंप्रेशन मेंबर एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेरियस ब्रेसिंग मेंबर्स हैं। इस मेंबर जिनको हम ब्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्रेम्स की ब्रेसिंग के लिए, उन मेंबर्स के अंदर भी कंप्रेसिव फोर्सेस हो सकती हैं, तो वो भी कंप्रेशन मेंबर के तौर पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो दो हमने कॉमन एग्जांपल्स पढ़ी हैं कंप्रेशन मेंबर्स की, वो आप देख सकते हैं। कॉलम जो है वो एक कंप्रेशन मेंबर की एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है जो कि मोस्टली यूज़ होती है बिल्डिंग्स के अंदर। अगर बीम्स के साथ जो कनेक्शन है वो फिक्स्ड नहीं है, या बीम्स से मोमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं हो रही कॉलम्स के अंदर, या अगर ट्रांसफ़र हो रही हैं लेकिन हर साइड से उतनी ही मोमेंट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो एक साइड की मोमेंट्स दूसरी साइड की मोमेंट्स जो हैं वो कैंसिल कर रही हैं, तो इस केस में कॉलम के अंदर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगी और ये प्योरली कंप्रेशन मेंबर होगा। इसी तरह यहाँ पे जो ट्रस ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, इस ट्रस के जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, टॉप और बॉटम मेंबर्स, इनको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो टॉप कॉर्ड जो है वो उनमें कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं, तो ये मेंबर जो टॉप कॉर्ड है ये एज ए कंप्रेशन मेंबर एक्ट करता है। बॉटम कॉर्ड जो है, सर ये जो टॉप कॉर्ड है, इस पे लोड तो कोई नहीं लग रहा, फिर कंप्रेशन मेंबर कैसे हुआ? तो लोड तो अप्लाई हो रहा है ना, ब्रिज के ऊपर जो लोड होगा वो जॉइंट्स के थ्रू सारे मेंबर्स के अंदर जो वो अप्लाई होगा। आप ट्रस का एनालिसिस आप करते रहें। सर वो तो नीचे वाले जो कॉर्ड है उस पे आ रहा होगा ना लोड सारा, ऊपर वाले में तो टेंशन हो रही होगी ज्यादा से ज्यादा, जो ऊपर वाले कॉर्ड है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कम कॉर्ड के ऊपर जो है वो टेंशन होगी, लोड जो है वो जॉइंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हर मेंबर के ऊपर। आप जब एनालिसिस करते हैं तो लोड किसी एक जॉइंट जी सर। या कुछ जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन फोर्सेस हर मेंबर में होती हैं, क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो मेंबर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में जो लोड है वो इन बॉटम जो जॉइंट्स हैं यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, ट्रैफिक का जो लोड है वो इन जॉइंट्स के थ्रू ट्रस के ऊपर जो वो अप्लाई हो रहा होगा। तो जब आप इसका एनालिसिस करें, यहाँ पे पॉइंट लोड इस जॉइंट के ऊपर अप्लाई करें और एनालिसिस करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि हर मेंबर के अंदर जो है वो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, सही। ओके। नेक्स्ट हम कॉलम थ्योरी जो है वो स्टडी करते हैं। ये हमने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 1 और 2 में भी स्टडी की थी, जहाँ पे हमने यूलर फार्मूला ड्राइव किया था। यहाँ पे भी हम इसको रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, हम ड्राइव नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इसमें हम एक लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर जो सिलेक्ट करते हैं, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर का मतलब है कि सिलेंडर मेंबर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि थिन मेंबर जिसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन बहुत ही कम हो एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन और लेंथ, तो ऐसे मेंबर को हम सिलेंडर मेंबर कहते हैं। यहाँ पे हमने सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर सेलेक्ट किया है, जो कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक्सियल लोड P अप्लाई हो रहा है। अगर हम एक्सियल लोड P को ग्रेजुअली इंक्रीज करें, तो अल्टीमेटली किसी एक वैल्यू पे जाके कॉलम जो है वो बेंड हो जाएगा इस डॉटेड डैश्ड जो लाइन है इस शेप में। आप एक स्टील रूलर आपके पास है या प्लास्टिक रूलर है, आप उसको दोनों एंड्स को से कंप्रेस करें, तो एक आहिस्ता आहिस्ता लोड इंक्रीज करें, तो वो भी जो है वो एक से एक वैल्यू के ऊपर जाके जो वो बेंड हो जाएगा। उसको हम इस बेंडिंग को हम जो वो बकलिंग कहते हैं।
तो जो डैश्ड जो शेप है, इस शेप में बेंडिंग को हम बकलिंग कहते हैं, और जो इस लोड के ऊपर जो बेंडिंग होगी या बकलिंग होगी, उस लोड को हम क्रिटिकल बकलिंग लोड कहते हैं। If the member is stockier or short, as shown in figure, a larger load will be required to bring the member to the point of instability. तो अगर मेंबर की लेंथ हम कम कर दें तो जो क्रिटिकल बकलिंग लोड है वो ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स उसको बकल करने के लिए हमें ज़्यादा लोड रिक्वायर्ड होगा। तो जो लेंथ है वो जितनी कम होती जाएगी, मीन्स कॉलम जितना शॉर्ट होता जाएगा, उतना उसको बकल करने के लिए लोड ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। For extremely short members, failure may be occurred by compressive yielding. तो जिस तरह से हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, मीन्स कॉलम को शॉर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो बकलिंग लोड है वो जो वो इंक्रीज होता जाता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, बकलिंग स्ट्रेस या जिसको क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस कहेंगे, वो भी इंक्रीज हो रही होती है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लेंथ इतनी शॉर्ट हो जाएगी कि जो बकलिंग के चांसेस हैं वो जो ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि कॉलम जो है वो यील्डिंग से फेल होगा। मींस लेंथ इतनी शॉर्ट हो गई है कि बकलिंग के चांसेस नहीं रहे, बल्कि कॉलम जो है वो यील्डिंग से फेल होगा। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। Prior to failure, the compressive stress P over A will be uniform over the cross section at any point along the length, whether the failure is by yielding or by buckling. Okay, failure से पहले जो compressive stress है इस कॉलम के अंदर वो यूनिफॉर्म होगी, चाहे फेलियर जो है वो यील्डिंग से हो या बकलिंग से हो, दोनों केसेस में जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। The load at which buckling occurs is a function of slenderness, and for very slender members this load could be quite small. सर प्रीवियस स्लाइड में हमने जो पढ़ा कि जो बकलिंग लोड है वो जो मेंबर की लेंथ है या स्लेंडरनेस से हम उसको मेजर करेंगे। स्लेंडरनेस जितनी कम होती जाएगी, स्लेंडरनेस जितनी इंक्रीज होती जाएगी, जो क्रिटिकल लोड है वो कम होता जाएगा। जितनी स्लेंडरनेस रेशियो कम होगी उतना बकलिंग लोड जो है वो ज़्यादा होगा। और तो अगर स्लेंडरनेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो जो लोड है बकलिंग लोड वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो सकती है उसकी। जितनी आप स्लेंडरनेस इंक्रीज करते जाएंगे, मेंबर जो है वो थिन होता जाएगा, मीन्स उसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है वो कम होती जाएगी या लेंथ ज़्यादा होती जाएगी, तो बकलिंग लोड जो है वो स्मॉल होता जाएगा। If the member is so slender that stress just before buckling is below the proportional limit, that is the member is still elastic, the critical buckling load is given by Euler formula. अगर मेंबर की स्लेंडरनेस इतनी है कि बकलिंग से पहले जो स्ट्रेस है उसके अंदर वो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है, प्रोपोर्शनल लिमिट से नीचे है, कम है, तो मींस मेंबर जो है वो इलास्टिक रेंज के अंदर है, उस केस में जो क्रिटिकल बकलिंग लोड है वो हम यूलर फार्मूला से जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ड्राइव किया था, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो वो नज़र आ रही है। इसके अंदर ई द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, I is the moment of inertia of the cross sectional area with respect to the minor principal axis. Moment of inertia, I is the moment of inertia जो कि minor principal axis के corresponding हम consider करेंगे, means वो moment of inertia जो minimum है, जिस axis का वो moment of inertia minimum है। minor principal axis वो axis होते हैं जिनके corresponding जो moment of inertia है वो minimum होता है, और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है उसको हम मेजर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यूलर फार्मूला के अंदर जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी है वो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस से लेंगे, मींस मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द मेंबर बिटवीन पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट। लेंथ एल जो वो लेंथ है मेंबर की, कंप्रेशन मेंबर की। फॉर इक्वेशन 1 to be valid,
The member must be elastic and its end must be free to rotate but not translate laterally. कि जो इक्वेशन 1 जो कि यूलर फार्मूला हमने ड्राइव किया है, ये इस कंडीशन के लिए है कि कॉलम के अंदर स्ट्रेस जो इलास्टिक रेंज के अंदर हो और इसके एंड्स जो हैं वो पिन कनेक्टेड हों। मींस कॉलम के दोनों एंड्स रोटेट हो सकते हैं लेकिन लेटरली ट्रांसलेट नहीं हो सकते, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए जो है वो यूलर फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल है, किसी और कंडीशन में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसको जो है वो मॉडिफाई करेंगे बाकी कंडीशंस के लिए। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रही है। कॉलम का जो टॉप और बॉटम एंड है यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। और इस कॉलम के अंदर जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक रेंज के अंदर रहेगी। तो ये दो कंडीशंस हैं यूलर फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 को अप्लाई करने के लिए। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 जो यूलर फार्मूला उसको हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आई को हम जो है वो ए आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें एरिया ए जो है वो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंप्रेशन मेंबर, आर इज द रेडियस और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस यूलर फार्मूला को हमने जो वो इस फॉर्म में लिख लिया। इसके अंदर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आर इज रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ बकलिंग। जिस एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे और उसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन जो वो लेंगे। द रेशियो एल ओवर आर इज द सिलेंडरनेस रेशियो। जो एल ओवर आर रेशियो है इसको हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं और ये मेंबर्स की सिलेंडरनेस का मैयर है। मीन इससे हम मेंबर की सिलेंडरनेस को मैयर करते हैं। जितनी रेशियो ज़्यादा होगी मेंबर्स उतना ही ज़्यादा सिलेंडर होगा, मीन्स थिन होगा। जितनी स्लेंडरनेस रेशियो कम होगी मेंबर उतना ही शॉर्ट होगा। विद लार्ज वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू सिलेंडर मेंबर्स, मीन जितनी जो लार्ज वैल्यूज हैं वो सिलेंडर मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। If the critical load is divided by cross sectional area, the critical buckling stress is obtained. critical load को हम critical जो area of cross section से divide करते हैं तो critical buckling stress आ जाएगी हमारे पास। तो बकलिंग लोड का जो फार्मूला था ये वाला, इसको हमने एरिया से डिवाइड कर दिया, हमारे पास जो है वो क्रिटिकल स्ट्रेस का फार्मूला आ जाएगा। ये भी वैसे इसको भी हम यूलर्स इक्वेशन कहेंगे जो कि क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए है। बेसिकली ये सेम इक्वेशन है, लोड की फॉर्म में ले लें या स्ट्रेस की फॉर्म में ले लें। Researchers soon found that Euler's equation did not give reliable results for short and less cylinder compression members. Okay, इस फार्मूला की डेरिवेशन के बाद जब रिसर्चर्स जो है वो उन्होंने ये फाउंड किया है, उनको ये पता चला है कि यूलर इक्वेशन जो है वो हर केस में जो है वो हमें रिलायबल रिजल्ट नहीं देती। अगर मेंबर जो है वो कम सिलेंडर है तो या शॉर्ट है उस केस में ये एक फार्मूला जो हमें रिलायबल रिजल्ट्स जो वो नहीं देता। द रीजन इज दैट जी 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 क्वेश्चन है किसी का? The reason is that the small slenderness ratio for members of this type cause a large buckling stress. मीन्स स्लेंडरनेस रेशियो जितनी कम होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है क्रिटिकल स्ट्रेस वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो कम होने से बकलिंग लोड जो है वो इंक्रीज होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज होगी। तो एक ऐसी स्लेंडरनेस रेशियो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो इतनी इंक्रीज हो जाए कि वो यील्ड स्ट्रेस से या प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में यूलर इक्वेशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि यूलर इक्वेशन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल लिमिट मींस इलास्टिक रेंज के अंदर हो। इफ द स्ट्रेस एट विच कॉलम बकलिंग ऑकर्स is greater than the proportional limit of the material, the relation between stress and strain is not linear and the modulus of elasticity E can no longer be used. अगर स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा हो जाए
तो उस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन यही है कि प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर जो स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो है, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम जो यूलर फार्मूला है उसके अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम सिर्फ उस केस में यूज़ कर सकते हैं